हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम एक्स। मैं तनय कुमार आज शुरू करने वाला हूँ एस सी वर्मा का चैप्टर 5, जिसमें आज की क्लास में मैं बताऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बुक में डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो न्यूटन्स लॉ का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको मैं समझूंगा। पहले हम लोग जो 9th-10th में पढ़े थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसको समझ लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। यही फर्स्ट लॉ होता है। हमने अब तक यही तक जाना, लेकिन चूंकि हमें एस सी वर्मा का देखना है, तो एस सी वर्मा में जो डेफिनेशन है वो ये है: इफ द वेक्टर सम ऑफ all the forces all the forces acting on a particle is zero। ये जो all the forces है वो अगर जीरो हो, vector sum of all the forces is zero, then and only then the particle remains unaccelerated। इसको हम बिट बाय बिट समझते हैं कि फोर्स जो है वो हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, हाँ, फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हम यहाँ एरो लगाते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, मान लो इस पे इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इधर मूव करने लगेगा, इधर एक्सेलरेट करने लगेगा। लेकिन अगर सेम फोर्स से कोई इस तरफ खींचे, ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? बिल्कुल मूव नहीं करेगा, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स मेरा इधर भी लग रहा है। तो यहाँ पे वेक्टर सम टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इस पे 2F लग रहा है। लेकिन अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 2F। लेकिन वेक्टर सम अगर देखें तो चूंकि इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन भी अलग है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस पर टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा मेरा जीरो। तो इस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स जब जीरो होगा तभी इसमें, इस ऑब्जेक्ट में, हाँ, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब एक्सेलरेशन नहीं होगा का मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट में होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, अगर बराबर फोर्स लग रहा है दोनों साइड। तो हाँ, यहाँ पे हम केवल दो फोर्स को लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि दो फोर्स की ही बात हो रही है। ऑब्जेक्ट पे कहीं से भी फोर्स लग सकता है, इधर से भी फोर्स लग सकता है, इधर से भी फोर्स लग सकता है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। तो टोटल इन सारे फोर्सेस का, ये F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, तो टोटल जो फोर्सेस होंगे हमारे वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7 प्लस F8 इज इक्वल टू होगा जीरो, क्योंकि ये वेक्टर सम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो टोटल फोर्स होगा हमारा, जो टोटल वेक्टर सम होगा वो हमारा होगा जीरो। तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो या तो रेस्ट में होगा, अगर रेस्ट में पहले था तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है, यही हमारा एक जो डेफिनेशन है ये हमारा डिस्क्राइब करता है। लेकिन एक एग्जांपल को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक आदमी है ए, ये आदमी है ए, और यहाँ पे एक आदमी बाहर खड़ा है बी। अब अगर ये लिफ्ट का ये जो धागा है वो टूट जाता है, ये जो धागा है या फिर ये जो चेन रहता है जिससे लिफ्ट हमारा होल्ड किया रहता है वो टूट जाता है, तो इस केस में ए के लिए ये जो लाइट है ये मूव कर रहे हैं क्या? है? यहाँ पे नो मूवमेंट हो रहा है, ए के लिए कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जिस जगह पे बी खड़ा है, यहां से खड़ा होके जब ये लिफ्ट को देखता है या इस आदमी को देखता है
या इस लाइट को देखता है तो वो पाता है ये सारे चीजें 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिर रही है। तो एक ही समय में एक आदमी के लिए ये एक्सेलरेटेड है, यही ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है, और दूसरे आदमी के लिए यही ऑब्जेक्ट अनएक्सेलरेटेड है। ऐसा कैसे हो सकता है? तब तो न्यूटन्स लॉ को वायलेशन है कि भाई अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हो रहा है। हाँ, इस आदमी के लिए एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इस आदमी के लिए एक्सेलरेशन हो रहा है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक आदमी बोले भाई आज दिन है, दूसरा आदमी बोले आज रात है। एक आदमी बोले भाई अभी दिन है, दूसरा आदमी बोले अभी रात है। ऐसा तो नहीं हो सकता, दोनों चीज तो एक साथ नहीं हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है, और ये वैलिड कब होता है? जब वो प्लेस या फिर जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है। अब जो डे और नाइट का मैंने एग्जांपल दिया, अगर इंडिया में डे हो रहा है तो ऑब्वियसली यूएस में नाइट होगा। क्यों? हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। उसी तरह इस आदमी के लिए जो फ्रेम है वो है ये लैंड, और इस आदमी के जो रेफरेंस है या फ्रेम है वो है ये लेफ्ट। तो दोनों का रेफरेंस चूंकि डिफरेंट है, इसी वजह से ये जो लॉ है वो वैलिड नहीं हो रहा है। तो ये लॉ वैलिड कहाँ होगा, इसको लेके भी न्यूटन साहब ने एक बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ चीजों। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड जहां होता है उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉ जहां वैलिड होता है उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और न्यूटन्स लॉ जहां वैलिड नहीं होता है, नॉट वैलिड, उसे कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हम थोड़ा बहुत समझ गए कि हाँ न्यूटन लॉ जहां वैलिड हो रहा है उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं, जहां वैलिड नहीं हो रहा है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं। और वैलिड नहीं होने का एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है क्योंकि इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। तो यहाँ पे न्यूटन साहब ने जब ये लॉ लिखा होगा तो कुछ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो लिया होगा। हाँ, तो उन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था अर्थ को, कि यहाँ पे बुक में जो हमारा एक डेफिनेशन दिया हुआ उसके साथ एक फॉर रूटीन अफेयर्स a is equals to 0 if and only if f is equals to 0 is true in the earth frame of reference। ये जो है उन्होंने अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है कि जब भी हम किसी भी चीज के ऊपर अगर फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें अपने आप को अर्थ के ऊपर रह करके इस चीज को देखना होगा। लेकिन लेकिन अभी हमें पता है कि अर्थ भी हमारा जो है वो एक स्थिर तो है नहीं। हाँ, वो भी मूव कर रहा है हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन हमें किसी ना किसी चीज को तो एक फ्रेम रेफरेंस तो मानना पड़ेगा, राइट? तो इस सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ मूव कर रहा है बाकी सारे प्लैनेट के साथ, जब उसको रेफरेंस में ले करके हमारा टोटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे निकाला गया, एक ऑब्जेक्ट को टेबल पे रखा गया और उसका जो फोर्स लग रहा है इधर mg, और ये जो टेबल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ धकेल रहा है एक फोर्स से, तो ये जो निकाला गया तो पाया गया कि टोटल फोर्स जो है, हाँ, वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है अर्थ को जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। तो एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। तो इसी वजह से इसको फर्दर यूज के लिए अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया गया। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल को देखते हैं जो हमारा बुक में दिया हुआ है, एग्जांपल 5.1 जो है। इस एग्जांपल में क्या है कि अ हैवी पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg is hanging from a string fixed with a roof. Find the force extended by the string on a particle। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है, इसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे,
जिसका मास है 0.5 kg। m इसको क्या दिया हुआ है, 0.5 kg इसका है। तो वो कितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है। तो फोर्स जो हमारे स्ट्रिंग पे लगता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T से। T यहाँ पे होता है टेंशन, ठीक है, टेंशन होता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है हमारा, मान लीजिए F है, तो ये F होता क्या है, F होता है हमारा mg। यहाँ पे g जो है वो हमारा एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे mg, हमारा g कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड लेना है। और अगर ये पार्टिकल हमारा मूव नहीं कर रहा है, हाँ, ये जो स्ट्रिंग है इसको होल्ड करके रखा है, तो इसमें हमको क्या पता चलेगा, T बराबर होता है F के। अगर T बराबर है F के, तभी ये स्ट्रिंग जो है इसको होल्ड करके रखा है, इसको मूव होने के लिए नहीं दे रहा है। और F क्या है हमारा, mg। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हो जाता है हमारा 0.5 और 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.9 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, 4.9 न्यूटन, ठीक है, 4.9 न्यूटन। तो ये जो हमारा स्ट्रिंग है, फोर्स एक्सटेंडेड बाय द स्ट्रिंग, हाँ, फोर्स एक्सटेंडेड बाय द स्ट्रिंग, वो कितना है, 4.9 न्यूटन। फाइनली 4.9 न्यूटन। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को इजी वे में समझ सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।